नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 की बात करेंगे, जिसमें हम चतुर्भुजों को समझना जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी वो चल रही थी हमें 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने कर लिया था। आज हम 3.3 के आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे और बात करेंगे 3.4 की। तो देखो 3.3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। तो दो आकृतियां दी है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। दो आकृतियां दी है, दोनों समांतर चतुर्भुज है और x तथा y ज्ञात कीजिए। अपने को कहा है x और एंड y क्या किया है, ज्ञात कीजिए, अर्थात क्वेश्चन मार्क दिया है। और लंबाई जो दे रखी है वो है सेंटीमीटर में, अर्थात लंबाई सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो अपने को सबको पता होता है कि यदि आकृतियाँ समान हैं, अगर आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज है, तो देखो मैं बोलकर बताता हूँ कि यदि आकृतियाँ समानांतर चतुर्भुज है तो इसके गुण मैंने पढ़ाए थे कि आमने सामने की समांतर होती है, और जब समांतर होती है तो ये दोनों बराबर होती है और ये दोनों बराबर होती है। तो जैसे इसमें देखते हैं GUNS में देखते हैं, यहाँ दे रहा है 26, ये है 18, इसकी वैल्यू है 3y - 1 और इसकी वैल्यू है 3x। तो देखो अपने पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो GS बराबर UN होगी। तो GS की वैल्यू 3x, UN की वैल्यू 18, x की वैल्यू 18/3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, अर्थात 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू ये आ गई। देखो y की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसी प्रकार रख देंगे, क्या SN बराबर क्या हो जाएगा GU। SN की वैल्यू क्या है 26 और GU की वैल्यू क्या है 3y - 1। तो देखो इसको इधर और इसको उधर भी लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y - 1 इजिकल्स टू 26। तो 3y इजिकल्स टू 26 + 1, क्यों, क्योंकि ये इधर माइनस में था, उधर गया तो पक्षांतर हो गया, प्लस में हो गया। 3y इजिकल्स टू हो गया 27, y इजिकल्स टू 27/3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9, क्योंकि 3 का भाग 27 में देते हैं तो 9 बार जाता है। 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है। ये देखो मैं काट रहा हूँ, ऐसे काटना नहीं है आपको, ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई, तो ये अपना आंसर हो जाता है दूसरा, x और y की वैल्यू की। दूसरे में आप खुद याद कर लोगे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण जो है फिक्स आधे से काटते हैं, मतलब आधा इधर रहता है और आधा इधर रहता है, अर्थात दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई आकृतियों में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। देखो दो आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया जिसमें RISK और CLUE समांतर चतुर्भुज है, तो x की वैल्यू याद करनी है, ठीक है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो देखो अपने को क्या करना है, ये देखो 170 दिया है, देखो इस प्रकार का डायग्राम है आपके, इस प्रकार का डायग्राम है। तो देखो ये वाला चतुर्भुज समांतर हो गया और एक ये वाला चतुर्भुज समांतर हो गया, ठीक है। इसका नाम दिया उसने RISK, ये समांतर हो गया, और दूसरे का नाम दिया CLUE, ये दूसरा समांतर चतुर्भुज का। मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसने x की वैल्यू पूछी है, और x जो है अपना वो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है वो क्या है x है, अर्थात ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या हैं x ही होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। इसने इसका मान दिया है 70 डिग्री और इसका मान दिया है 120 डिग्री। तो देखो आप लोगों को मैं केवल हिंट के रूप में समझाऊंगा और कुछ नहीं समझाने वाला। तो देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसको, केवल बताऊंगा, मैंने कहा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 70 है तो कोण, देखो कोण
कोण L इजिकल्स टू 70, तो कोण E भी कितना हो जाएगा 70। कोण E भी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि दोनों क्या है सम्मुख कोण है। जैसे K क्या है 120, तो C भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसकी वैल्यू आ रही है पहले से, इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ये दो त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका कोण आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा, और ये वाला कोण अपन ज्ञात कर लेंगे। आप लोगों को ज्ञात करना है, ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझाया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको खुद करना पड़ेगा। बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे एक आकृति एक समलंब है, यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो देखो चित्र दिया 3.2 में, दो भुजाएं समांतर है। क्यों? क्योंकि इसकी एन एम या एम एन जिसे कहते हैं वो, और के एल, ये दोनों क्या है समांतर है। क्यों? कौन सी भुजाएं समांतर है? ये दोनों समांतर है। और यह आकृति समलंब है। समलंब के गुण क्या कहते हैं, उसके बेस पर आप इसे देखोगे कि यह समलंब कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद ही करना है, क्योंकि समलंब के मैंने बताए थे आपको, जब गुण बताए थे तो सबको समझाया था, एक एक को अच्छे से समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आकृति 3.33 में कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB और DC क्या है समांतर है। देखो इसने एक कोण दिया है ऐसा, AB और DC, इसके ऊपर ये बार खींचा है। देखो इसको मतलब आपको समझाता हूँ। ये दो चिन्ह होते हैं, इनका मतलब होता है कि कोण क्या है समांतर है। ये दोनों चिन्ह किसके हैं? समांतर के। ठीक, यहाँ तो यह समांतर बता रहा है। और ये जो ऊपर लाइन खींची ये कहती है कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। क्या है? बराबर है। सॉरी, बराबर नहीं है, कहते हैं कि ये दोनों समांतर है, ये उसी को सिंबल करते हैं। तो इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो उन्होंने कोण B का मान दिया है केवल, और AB और DC को समांतर बताया, अर्थात यह एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो आप लोगों को समलंब चतुर्भुज के गुणों से इसको भी हल करना है। मैंने लास्ट क्लास में कहा था आप लोगों को सभी क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। समलंब चतुर्भुज बन जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की समलंब हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, जिससे आपको खुद ज्ञात करना है। फिर कह रहा है 12 आकृति 3.34 में कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। कोण P का और कोण S का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि SP और RQ क्या है? समानांतर है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण M ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो R ज्ञात करते हैं तो क्या P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो ये भी आप लोग कर लोगे। वैसे मैं इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को, एक बार आपको समझा ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 ताकि कोई समस्या ना हो। इसी के बेसिस पर आपको 10वां भी कर लेना है, 11वां भी कर लेना है। ठीक है, तो देखो कोण P और कोण S का माप ज्ञात करने के लिए क्या है, और उसने एक डायग्राम दिया है इस प्रकार का। ऐसा ही कुछ डायग्राम है, यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल है और इसका नाम दिया है R, इसका नाम है Q, इसका नाम है P और ये है S, अर्थात P Q R और S। डायग्राम का नाम है P Q R और S। देखो R इस प्रकार का सिंबल दिया है, अपने को सीधा सीधा पता लगता है R की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। कितनी है? यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री। ठीक है, Q की वैल्यू उसने पहले से दी हुई है 130 डिग्री। Q की वैल्यू उसने पहले से दी हुई है 130 डिग्री। तो देखो उसने क्या कहा, कोण S और कोण क्या ज्ञात करना है अपने को? P ज्ञात करना है। कोण S और कोण P ज्ञात करना है। तो देखो R की वैल्यू 90 है, इसकी 130 है। अगर अपन देखें तो देखो R की वैल्यू कितनी दी है? 90 दी है, और अपने को RP और RQ क्या दिया है? समांतर दिया है। देखो सॉरी, SP और RQ क्या दिया है? समांतर दिया है। तो अपने को पता है जब समांतर भुजाएं होती है, जो समांतर भुजाएं होती है उनके जो आसन्न कोण होते हैं, क्या
कौन से कोण, आसन्न कोण जो होते हैं उनके, उनका योग होता है 180 डिग्री। अर्थात देखो आर और एस, देखो कोण आर और कोण एस की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री। दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों आसन्न कोण है, तो आर की वैल्यू अपने को दी है 90 डिग्री, तो कोण एस की वैल्यू अपने को ज्ञात हो जाएगी। किस प्रकार, कोण एस बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। कोण एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो फिर देखो अपन क्या करते हैं, फिर देखो चतुर्भुज में अपने को इसकी वैल्यू भी होगी इसकी भी हो गई 90 डिग्री। तो अपने को चतुर्भुज पी क्यू आर एस पता है, तो एस की वैल्यू हो गई अपने पास, क्योंकि पी क्यू आर एस में अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, होता है पहले से होता है भाई, कोई सा भी चतुर्भुज होता है तो उसके अंतः कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो अब जब अंतः कोण का योग 360 डिग्री हो जाएगा तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, देखो P की वैल्यू क्या है, कोण P की वैल्यू नहीं पता तो कोण P को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। Q की वैल्यू क्या है, 130 डिग्री, 130 डिग्री। R की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एस की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री। हल करते हैं तो देखो इनको योग करते हैं तो आता है कोण P प्लस इन सभी का योग अगर अपन करते हैं तो 90, 180, 130 जोड़ते हैं तो होते हैं 310 डिग्री, इजकस टू हो जाता है 360 डिग्री। पक्षांतरण नाम की चीज़ आप लोग सभी जानते हो, यहाँ पक्षांतरण करते हैं 310 का, तो कोण P बराबर हो जाता है 360 माइनस 310 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू क्या आ जाती है, 50 डिग्री। कोण P की वैल्यू क्या आ जाती है, 50 डिग्री। इसीलिए R की वैल्यू, जो कोण R है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, कोण P की वैल्यू है 50 डिग्री और कोण S जो है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। तो देखो यह अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी 3.3 समाप्त हो गई। अब बात करते हैं अपन 3.4 की। 3.4 की तो देखो 3.4 देखते हैं। तो देखिए पिछली जो प्रश्नावली थी अपनी 3.3, उसमें अपन ने बात की थी, उसमें मैंने उससे पहले जो गुण बताए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताए थे समांतर चतुर्भुज के गुण, समांतर चतुर्भुज के गुण। उसके बाद अब बात की थी हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज की। उसके बाद बात की थी समचतुर्भुज की, उसके बाद बात की थी आयत की, फिर वर्ग की, पतंग की। इस प्रकार कई के गुण देखे थे अपन ने। अभी अपन ने 3.3 में बात कर लिए इन गुणों में से समांतर चतुर्भुज के गुणों पर अपन ने चर्चा कर ली और समलंब चतुर्भुज के गुणों पर चर्चा की और समचतुर्भुज के गुणों पर। अब जो अपनी 3.4 है उसमें हम बात करेंगे आयत और वर्ग पर। किस पर, आयत और वर्ग पर। तो एक बार आयत और वर्ग को दोहरा लेते हैं हम लोग। तो देखो आयत की बात करते हैं तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। अपन बात करते हैं, दोबारा दोहरा लेते हैं आयत और वर्ग को। देखो आयत को, आयत देखें तो आयत की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री का। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है।
समांतर चतुर्भुज का यही गुण था, ये दोनों समांतर होती है। देखो उसमें कोण निश्चित नहीं थे, लेकिन इसमें कोण निश्चित है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यह आयत होता है, जैसे सभी कोण समान माप के होते हैं। इस परिभाषा का पूर्ण अर्थ देखो ये इस प्रकार है कि एक आयत समकोणिक हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, अगर समकोणिक हो तो प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री, और इसीलिए आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। जब समांतर चतुर्भुज समकोणिक हो अर्थात एक कोण समकोण हो तो सभी कोण क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। अर्थात प्रत्येक कोण की वैल्यू इसकी समान होती है तो सभी x है। तो देखो 4x बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। और यदि एक x की वैल्यू 90 डिग्री हो तो 4 गुणा 90 इजिकल्स टू हो जाता है 360 डिग्री। तो 90 की भाग देंगे तो एक प्रत्येक कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। x के भाग देंगे 4 का भाग 360 में 4 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यही होता है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है और इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और एक बात करें तो इसके विकर्ण की, मैंने बताया था कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, अर्थात विकर्ण जो होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसकी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ये वाला आयत जो होता है इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर के होते हैं। सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक भुजा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्ग की। उसके बाद आ गए थे अपन वर्ग पर। तो वर्ग के लिए मैंने बनाया था एक ऐसा डायग्राम। देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं भी बराबर होती है। तो वर्ग की देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या वर्ग एक आयत है, अपन कह सकते हैं कि वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। आप कहोगे कि सर आयत के तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी थोड़े बराबर होती है। लेकिन अगर सभी बराबर है, देखो एक तो इसमें आमने सामने की बराबर है, ठीक है, और एक सभी बराबर है, और एक सभी बराबर है। सभी बराबर है इसका मतलब आमने सामने की तो बराबर है ही ना भाई। सभी बराबर है इसका मतलब आमने सामने की तो बराबर है ही, तभी तो सभी बराबर है। और ये इसका मतलब ये है कि वर्ग तो एक आयत होता है, लेकिन यदि अपन कहें कि आयत एक वर्ग है तो यह बात गलत साबित होगी, क्योंकि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन वर्ग की सभी बराबर होती है। इसीलिए वर्ग में आयत तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आयत में बात करें तो वर्ग आयत में आएगा। वर्ग क्या करेगा, आयत में भी आएगा। तो वर्ग एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। यह वही आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर अगर बात करें तो विकर्ण जो होते हैं इसके, ये जो देखो विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को लंब पर काटते हैं। क्या, अर्थात यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काटते हैं। अर्थात लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाए। दोनों विकर्ण जो होते हैं ये यहाँ पर पूरा एक चौखाना बनाते हैं और इसकी वैल्यू होती है हर जगह 90 डिग्री का कोण। अर्थात ये लंब समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी लंबाई में बराबर होते हैं। जो आयत के विकर्ण होते हैं उसी की भांति ये जो वर्ग है इसके विकर्णों की जो लंबाई होती है वो भी बराबर होती है। इसके विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इससे पता लग जाता है क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, आधा आधा बांटते हैं, तो इससे पता लगता है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। और इनके बराबर लंबाई के होते हैं, इससे पता लगता है कि यह क्या है। देखो बराबर लंबाई के, इससे पता लगता है वर्ग एक आयत है। वर्ग देखो आयत है, एक समांतर चतुर्भुज है। भाई समांतर चतुर्भुज के नियम भी तो पालन कर रहा है ना। समांतर चतुर्भुज भी तो यही कहता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे या आधे बीच से काटे। आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर हो ही रही है। फिर कहता है कि प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को पर विकर्णों की लंबाई बराबर हो, तो यहाँ भी विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। फिर कहते हैं कि और समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है। तो
वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक साथ क्या लिखेंगे अपन, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित अर्थात बराबर के सम यानी बराबर दो द्विभाजित यानी दो भागों में विभाजित करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन 3.4 की। तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो फिर कहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। मैंने अभी कहा आयत वर्ग नहीं होते हैं, अर्थात पहला ही क्या हो गया, असत्य। क्यों? क्योंकि वह आयत को वर्ग बना रहा है। हमने कहा कि वर्ग आयत होता है लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। दूसरा कह रहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, समांतर चतुर्भुज होते हैं वो समचतुर्भुज तो हो सकते हैं, समांतर जो चतुर्भुज होते हैं वो समचतुर्भुज तो होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यही कहा था मैंने कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अच्छा, पर्सन ने थोड़ा उल्टा कहा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखो सम क्या होने चाहिए, समांतर। वही बात है कि वर्ग आयत तो होते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं होते। तो सम समांतर तो होते हैं लेकिन समांतर सम नहीं होते। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका, सत्य। उसी प्रकार बी सत्य हो जाए। सी कह रहा है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। यह बिल्कुल सही है। मैंने बताया सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी वर्ग सम चतुर्भुज भी होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज भी होते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा, लगभग वही नियम है जो मैंने अभी बताए हैं उसी में से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सी हो गया। डी क्या है, डी कह रहा है आप लोगों के कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। मैंने कहा अभी सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह बात इसकी गलत हो गई क्योंकि इसने मना किया है नहीं होते, इसीलिए इसका डी गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। क्या कह रहा है, ई क्या कह रहा है कि सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। तो गलत है, क्योंकि देखो पतंग होती है इस प्रकार की, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती है और ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन जो सम चतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो पतंग एक सम चतुर्भुज नहीं होती, यह असत्य हो गया। फिर कह रहा है सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। यह सत्य है क्योंकि सम चतुर्भुज एक पतंग होता है। क्योंकि सम चतुर्भुज को तो अपन ऐसा बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसको। तो पूछ रही थी मैंने, पूंछ जो होती है पतंग की, तो इस प्रकार से बना सकते हैं पतंग को। लेकिन जो पतंग होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से होती है। तो इसके दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें यह चारों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसके चारों बराबर होते हैं तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी का मतलब यह तो ये है लेकिन यह नहीं है। समझ में आ गया, पतंग समचतुर्भुज नहीं है लेकिन समचतुर्भुज पतंग है। फिर कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो यह भी बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, समलंब होते हैं। इसके बाद इस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी 3.3 पे, गुणों में अपन ने इसके बारे में पूरी चर्चा की है। फिर कहा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई को हो तो चतुर्भुजों की पहचान कीजिए और चार समकोण हो। तो देखो अभी बात की, चार समकोण हो तो आयत और वर्ग चारों समकोण होते हैं। तो ये दोनों चतुर्भुज हो गए। तो दूसरे का तो बी का तो जाएगा क्या, वर्ग और आयत। और एक कह रहा है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो होता है विषम कोण चतुर्भुज और वर्ग। देखो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर की होती है, मैंने कहा था अभी। और एक होता है विषम कोण चतुर्भुज जिसमें भुजाएं तो बराबर की होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं, कोण सभी बराबर नहीं होते हैं। तो यह विषम कोण चतुर्भुज कहलाता है। तीसरे बात करते हैं, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो देखो कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो एक वर्ग की चारों भुजाएं होती है। क्यों, आप सभी को पता है ना कि एक वर्ग के चार भुजाएं होती है कि नहीं होती है। और अपन भुजाओं के बेसिस पे नाम देते हैं। तो 1 2 3 4, चार को बोलते हैं संस्कृत में चतुर और भुजाओं को बोलते हैं भुज। तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, चतुर्भुज हो जाएगी। तो एक वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज, अर्थात एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। कैसे होता है, तो देखो एक वर्ग की समूह भुजाएं आपस में समांतर होती है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि
वर्ग की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो देखो इसकी ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों भुजाएं समांतर, तो वर्ग एक समांतर हो जाता है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, अर्थात सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज कैसे है। तो समचतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई थी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो देखो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, तो ये भी क्या हो जाता है समान। देखो समांतर चतुर्भुज अभी अपन ने डन किया, फिर कहा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वह क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज हो गया। फिर कह रहा है कि एक आयत है, तो आयत के लिए अपन ने अभी भी बात की थी, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को विकर्ण बराबर होते हैं, तो यह एक आयत होता है। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी अभी बात हुई थी, वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। विकर्ण में ये जो आयत होता है ये भी एक दूसरे को दो टुकड़ों में बांटते हैं, समचतुर्भुज में भी एक दूसरे को दो टुकड़ों में बांटते हैं। तो चार नाम हो जाते हैं अपने पास, यहाँ पर अपने पास चार नाम आ जाते हैं। क्या क्या, देखो कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो देखो एक दूसरे को समद्विभाजित करने की बात है, तो देखो एक होता है समांतर चतुर्भुज। ये देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था, एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, ये आधा आधा हो जाता है, ये आधा आधा हो जाता है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। दूसरी बात करते हैं, तो एक होता है समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो भी विकर्ण एक दूसरे को आधे बीच से काटते हैं, तो ये होता है समचतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो एक वर्ग होता है जिसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये हो गया वर्ग। और एक होता आयत, आप सभी को ज्ञात होगा आयत का भी, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, ये वाले विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर के दो टुकड़ों में बांटते हैं, तो ये हो गया आयत। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो और बराबर हो। तो लंब होते हैं समचतुर्भुज और वर्ग में, लंब यदि होते हैं तो होते हैं समचतुर्भुज। इनके जो गुण हैं या परिभाषाएं उनमें सब कुछ दिया हुआ है, और वर्ग में अभी अभी बताया था मैंने। और जो बराबर के लिए कह रहे हैं, तो बराबर मैंने अभी भी बताया था कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के अगर बराबर की बात करें तो एक होता है आयत और दूसरा होता है वर्ग, इन दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर देखो पांचवा कह रहा है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखो एक आयत उत्तल चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। तो अपन ने उत्तल चतुर्भुज की बात की थी स्टार्टिंग में ही, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज की। तो उत्तल के चतुर्भुज की बात की थी कि वह जिसके विकर्ण अभ्यंतर में अर्थात अंदर स्थित हो वह होता है उत्तल, और जिसके विकर्ण बाहर स्थित हो वह होता है अवतल। तो उत्तल के लिए बता दिया, देखो कहाँ से प्रश्न उठा लिया अपन ने, 3.1 से पहले इसकी बात की थी अपनी 3-4 कक्षाओं पहले कि उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में। तो यहाँ पर उसने पूछ लिया कि आयत उत्तल क्यों होता है, तो इसीलिए अपने को चीजें याद रखनी है हमेशा। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ABC एक समकोण चतुर्भुज है, समकोण त्रिभुज है ABC। फिर उसने कहा है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु AB तथा C के समान दूरी पर स्थित है, भुजाओं को से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इस प्रकार का एक डायग्राम है। आज अपन अपनी प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। A, B, C और D इस प्रकार से ये हैं कोण खींचा गया है और इस प्रकार से ये खींचा गया है। ठीक है, उसने क्या कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है
और ओ समकोण की सम्मुख भुजा है, तो समकोण की सम्मुख भुजा हो गई ओ। ठीक है, ये सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, मतलब ये हाफ पर है और ये भी आधे पर है। ठीक है, इधर आधा और इधर आधा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बताइए कैसे बिंदु ए बी सी को समान दूरी पर स्थित है। तो बिंदुओं के चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ अपने को ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ये दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें अपनी जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, और जो बी सी है वो समांतर है ए डी के। ए डी समांतर है बी सी के, या बी सी समांतर है ए डी के, और जो ए बी है समांतर है डी सी के। तो समांतर चतुर्भुज जो है ए बी सी डी है उसमें विकर्ण क्या कहा, जो समांतर चतुर्भुज होता है अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु से काटते हैं, आप लोगों या समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ तो एक कोण 90 डिग्री दिया है, क्योंकि समकोण की बात चल रही है। एक कोण 90 डिग्री है तो सामने का भी 90 होगा, और ये भी 90 और ये भी 90। तो ये दोनों एक दूसरे को, या अगर 90 ना हो और चेंज भी हो ये दोनों, तो ये दोनों तो 90 होंगे, अर्थात ये दोनों आप एक दूसरे को पूरे आधे भाग से काटेंगे। इसीलिए जो ए और सी है, विकर्ण जो है ए और सी, वो क्या कर रहा है, मध्य बिंदु ओ है। ए और सी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है। सॉरी ओ, और वैसे ही बी डी का मध्य बिंदु ओ। तो इसी प्रकार ये अपने को पता लग जाता है कि ये ए अतः ओ, ए बी सी से समान दूरी पर है। तो देखो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, जो नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली की। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।